गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पार्ट थर्ड के पेपर 12 पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय युवा साथियों, हम अपने पिछले कुछ लेक्चर राजनीतिक विचारधाराओं का अर्थ और इनके विषय में अन्य बातें जानने पर ले चुके हैं। आज एक नए मोड़ की ओर मुड़ेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी और आपके नॉलेज की दृष्टि से भी। वो है विचारधारा की प्रकृति, द नेचर ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको इस विषय में कुछ बताने का प्रयास करूँगा। जैसा कि हमने शुरू किया था, मेरे पहले लेक्चर पर आप जाएं तो आप पाएंगे कि विचारधारा के शब्द को लेकर बड़ी भ्रांतियां थीं। विचार लोग समझते थे, विचारक लोगों को समझ में आता था, लेकिन विचारधारा आइडियोलॉजी ये लोगों के गले जरा कम उतरी। इवन आप ताज्जुब करेंगे, ये बात मैं आपसे पहले कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ आपके सामने कि बहुत से ऐसे विचारक रहे कि जिनके नाम पर आज विचारधाराएं हैं, लेकिन उन्होंने खुद विचारधारा के बारे में कोई बहुत अच्छे विचार नहीं रखे हैं। मसलन कार्ल मार्क्स, उन्होंने इसको झूठी चेतना कहा है, फॉल्स कंसेंसस। उनकी जो किताब है जर्मन आइडियोलॉजी, उसमें उन्होंने इनको झूठी चेतना कहा है। डैनियल बेल ने इसको एंड ऑफ आइडियोलॉजी कहा है। अलग अलग क्षेत्रों में विचारधारा के बारे में राजनीति विज्ञान के विद्वानों के विचार कोई बड़े पॉजिटिव नहीं रहे हैं। कारण स्पष्ट था कि एक प्रक्रिया के रूप में विचारधारा को राजनीतिक क्षेत्र से कैसे जोड़ा जाए। अब हम अपनी आज की बात पर आते हैं। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको इसके बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहला बिंदु तो ये है कि विचारधारा के दो पार्ट माने गए हैं। ख़ास तौर से यदि हम देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कुछ पहले और उसके बाद जितनी भी विचारधाराएं हुई हैं, उनको हम दो बास्केट्स में डाल सकते हैं, दो टोकरियों में बांट सकते हैं, उदारवादी और समाजवादी। लेकिन ये बड़ा आसान नहीं है। मैं आपसे पहले ही कह दूं, ये बड़ा आसान नहीं है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी एक विचारधारा ने दूसरी विचारधारा से कुछ चीज़ें ली हैं। आप ऋण कह लीजिए, प्रभाव कह लीजिए, उधार कह लीजिए। और मैं समझता हूँ ये शासन की प्रकृति है कि यदि वो अच्छी बात कहीं से हासिल करती है तो इसमें कोई ऐतराज़ होना भी नहीं चाहिए। ऐसा ही विचारधाराओं के साथ भी हुआ। तो यहाँ पर पहला जोर इस बात पर मैं देना चाहूँगा वो ये है कि विचारधारा के जो दो पक्ष हैं, सैद्धांतिक और प्रक्रियात्मक, इसमें प्रोसीजरल या प्रक्रियात्मक पक्ष पर ज़्यादा जोर है। क्योंकि इससे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बन रही थी, उनका अपना एक कार्यक्रम हुआ करता था, योजनाएं हुआ करती थी, वादे हुआ करते थे, घोषणा पत्र हुआ करते थे, चुनाव से पहले आश्वासन हुआ करते थे, लेकिन वो कोई विचारधारा के दायरे में नहीं आते थे। लेकिन बाद में ये महसूस किया गया कि सत्ता को प्राप्त करने का, उस पर कायम रहने का और सत्ता को बदलने का, ये तीनों ही उद्देश्य किसी विचारधारा के साथ जुड़कर आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। यानी जो पहली प्रकृति है वो ये है कि विचारधारा या तो शासन के पक्ष में होगी या उसके खिलाफ होगी। आप देखिए, हम तुलना अपने देश में करके देखते हैं। भारत में बहुदलीय लोकतंत्र है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हमारे देश की विशेषता है। राज्य स्तर पर भी है और केंद्र स्तर पर भी है। आप ये पाएंगे कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव होते हैं
तो अपने घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो जारी करती हैं, चुनाव प्रचार में वादे करती हैं। अब आप यदि उनको विचारधारात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषित करें तो आप पाएंगे कि उनमें आपको किसी निश्चित विचारधारा की ओर झुकाव दिखाई देगा। अब ये कई बार ऐसा भी होता है कि कोई किसी के पक्ष में है तो कोई किसी के खिलाफ है, विरोध में है। तो पहला जो इसका प्रकृति है या इसका नेचर है वो ये कि या तो ये शासन के पक्ष में होगी या उसके खिलाफ होगी। ये सत्ता को प्राप्त करने, उस पर कायम रहने और उसको परिवर्तित करने, तीनों का माध्यम एक साथ हो सकती है। दूसरा बिंदु है कि राजनीतिक विचारधाराएं परिवर्तनशील होती हैं। जैसे हमने ये चर्चा पहले भी की है, समाज, आर्थिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां, रीति रिवाज, परंपराएं, विचार, अवधारणाएं, ये सब सतत परिवर्तनशील हैं, चेंजेबल हैं। और विचारधारा भी कोई शून्य में से प्रकट नहीं हो रही। जो निवासी वहाँ निवास करते हैं उस राज्य में, ये उन्हीं के विचारों का एक फलित योग है, एक प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पर जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है, इसकी जो परिवर्तनशीलता है ये इसकी क्षमता को आगे बढ़ाती है, इसकी प्रतिबद्धता को कायम रखती है। मसलन हम आज उदाहरण लें कि 1949 में जब चीन में माओ से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई थी, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, तब की जो शासन प्रक्रिया सरकार की थी और अभी जो 2021 में आप देख रहे हैं, इन दोनों में आपको ज़मीन आसमान के फर्क दिखाई देंगे, जबकि विचारधारा वही है। वो मानते हैं कि हम उस पर कायम हैं, मार्क्सवाद लेनिनवाद हमारा बेस है और उस पर हम माओवाद को मिलाकर जिस अवधारणा को माओ से तुमने दिया था आज भी कायम है। लेकिन यदि आप प्रक्रिया के रूप में देखेंगे तो पाएंगे कि इतना उदारवादी आग्रह जितना कि वर्तमान समय में हम चीन पर देखते हैं उस समय नहीं था। उदाहरण स्पष्ट करता है कि विचारधारा में समयानुकूल परिवर्तन होते हैं, करने पड़ते हैं यदि आपको जनता में अपना विश्वास कायम रखना है तो। अगला बिंदु है, विचारधारा राजनीतिक दर्शन और मनोवृत्ति से अलग होती है। देखिए, दर्शन तो हुआ पॉलिटिकल फिलॉसफी और मनोवृत्ति हुई साइकी। कई बार देखिए क्या होता है, हो सकता है कि शासक के रूप में देश का आप प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं और आपके व्यक्तिगत विचार उससे मेल नहीं खाते, लेकिन बहुजन हिताय, क्योंकि आप एक राज्य के प्रतिनिधि हैं तो जनता के कल्याण के लिए, जनता का विश्वास कायम रखने के लिए, अपना विश्वास बनाए रखने के लिए आपको कई योजनाएं, नियम, कायदे, कानून ऐसे बनाने पड़ते हैं जो कि जनता से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अंतर संबंधित हो और आपके दल की विचारधारा को पोषित करते हो। यदि आप आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जिसको आप बोलते हैं, विचारधारात्मक प्रतिबद्धता, उससे पीछे हटते हैं तो यदि आपके देश में लोकतंत्र है तो अगले चुनाव में, और यदि कोई और शासन प्रणाली है तो फिर आप विद्रोह झेलने को भी तैयार रहेंगे। क्योंकि यदि आप वैचारिक आधार पर जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके खिलाफ जा सकता है। अगला बिंदु है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का जो प्रकारात्मक तत्व होता है, यानी जो फंक्शनल एस्पेक्ट है, वो बेसिक होता है। यहाँ आपके मस्तिष्क में सवाल आना चाहिए, कई बार क्या होता है कि कोई सिद्धांत बनाया गया, कोई विचार बनाया गया, लेकिन जब उसको आप इम्प्लीमेंट करने के स्तर पर जाते हैं, जब उसको आप प्रक्रिया के रूप में लेते हैं, तो कई बार आपको उसमें विभिन्न किस्म के बदलाव करने होते हैं
और ये बदलाव कई बार इतने व्यापक हो जाते हैं कि आपको लगता है कि आप क्या विचार लेकर चले थे और सामने क्या आया। होता है ऐसा कई बार। अब यहाँ पर जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो ये कि विचारधारा का जो दो पक्ष हैं, सैद्धांतिक तो विचार है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि चाहे उत्तरी कोरिया हो या चीन हो, दुनिया में कुछ देश आपको और मिल जाएंगे जो साम्यवादी हैं, कम्युनिस्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अलग अलग देश में आपको साम्यवाद के अलग अलग मॉडल मिलेंगे जबकि उनका विचार एक ही है। तो ये कैसे हो रहा है? कारण ये है कि प्रक्रिया के स्तर पर विचारधारा परिवर्तित हो जाती है और इसका जो ये प्रक्रिया का स्तर है यही महत्वपूर्ण होता है। सैद्धांतिक होता है महत्वपूर्ण, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन प्रक्रिया का जो पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा वजनी होता है। अगला बिंदु, ये तर्क संगत और व्यवहार परक होती है। देखिए वही बात है जो मैंने आपसे पहले कहा, जब आप प्रक्रिया पर जोर देते हैं तो तर्क संगत मीन रेशनल और व्यवहार परक मत मीन बिहेवियरल। जैसे आप देखें विभिन्न विचारधाराएं आप आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जो राज्य के अंत की बात करती हैं, कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं कि उनमें कई ऐसी बातें हैं कि जो संभव ही नहीं हो सकती। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो हैं, देखिए सिद्धांततः बात करना एक अलग चीज़ होती है। आप लोगों ने प्लेटो को पढ़ा है, उसने आदर्श राज्य की कल्पना की, उसकी शिक्षा, उसका न्याय, राजा के कर्तव्य, ये जो जितने भी उसकी सीढ़ियां हैं, इसका उद्देश्य एक ही है, आदर्श राज्य की स्थापना। लेकिन प्लेटो की जो अंतिम रचनाएं हैं उसमें उसने स्पष्ट किया है कि मेरा आदर्श राज्य बादलों के पार संभव होगा, इस धरती पर नहीं। क्योंकि बात वही रही कि जब उसने अपने उन विचारों को क्रियान्वयन के स्तर पर लाने का प्रयास किया, ये चीज़ आपके टीचर से आपको पढ़ाया होगा कि प्लेटो की जो यूनिवर्सिटी थी, एकेडमी, उस पर नगर राज्यों के बहुत से ऐसे विद्यार्थी पढ़ने आते थे जो वहाँ के राजा बने या बड़े पदों पर गए। लेकिन प्लेटो ने पाया कि वो जिस आदर्श राज्य की कल्पना उनमें कर रहा है वो वैसा आचरण नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसका जो आदर्श राज्य है वो कई जगह कल्पनाओं से जुड़ा हुआ है। उसकी जो प्रैक्टिकेबिलिटी है, व्यवहारिकता है, बहुत अच्छी नहीं है। विचारधारा के साथ भी यही है कि सैद्धांतिक रूप से तो वो चीज़ बड़ी फबती है, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब आप उसको क्रियान्वयन के स्तर पर लेकर आते हैं, जिससे मैं आपको उदाहरण एक भारत के देता हूँ। गांधी जी का कहना यह था आज़ादी मिलने के बाद कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य आज़ादी था वो प्राप्त हो गया। लेकिन कांग्रेस के एक बड़े समूह ने, जो गलत नहीं था, उनका मानना यह था कि जब इतने समय तक देश की जनता के भीतर एक राजनीतिक पकड़ सरकार एक दल ने बनाई है और हम स्वयं डेमोक्रेसी को अपनाने जा रहे हैं, वो भी पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी को, तो उसमें ऐसी स्थिति में दल को खत्म करना कोई बहुत ही न्यायोचित या उचित फैसला नहीं होगा। उनका विरोध हुआ गांधी जी का और ये बात नहीं मानी। यहां अब आप सोचिएगा कि प्रैक्टिकेबिलिटी या व्यवहारिकता की दृष्टि से आप गांधी के साथ जाना चाहेंगे या उन लोगों के साथ जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक पार्टी के रूप में कंटिन्यू रखा। अगला बिंदु वो है विचारधारा सत्ता की वैधता को कसौटी पे कसती है। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, शक्ति, सत्ता और वैधता, लेजिटिमेसी इसको आप कहते हैं। कि सत्ता तो आपको मिल गई, आप सत्ता में आ गए, चाहे शासन प्रणाली कोई भी क्यों ना हो, आप सत्ता में आ चुके हैं। अब शासन करना आपकी जिम्मेदारी है।
उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपका मैनिफेस्टो है, आपका घोषणा पत्र, आपके वादे हैं जो आपने किए हैं। अब उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए होता है एक धरातल, एक बेस, वैचारिक भी और प्रक्रियात्मक भी। ये निर्माण जो है, ये यदि आप किसी विचारधारा से जुड़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। धन्यवाद।